dear friends, I am your Aman and I am back with my video in which I will discuss microorganisms friend and foe part 2. In part 1 we learned about what are microorganisms, different type of microorganisms, where do they live, microorganisms and us, and at last friendly microorganisms. And in this part 2 we will learn about medical and commercial use of microorganisms. We will learn about increasing soil fertility. We will learn about cleaning the environment. We will learn about harmful microorganisms. So let's start. Now moving on to commercial use of microorganisms. As we can see here, microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid in bracket vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices, etc. अब गाइस यहाँ पे बता रखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसका, अल्कोहल का, वाइन का और एसिटिक एसिड का. यीस्ट जो यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल और वाइन के, यीस्ट ग्रोन होता है नेचुरल शुगर पे. Yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices. जो ये जो yeast होता है ये नेचुरल शुगर पे ग्रो होता है जो होते हैं ग्रेन्स में. किस चीज के ग्रेन्स में? बार्ले के ग्रेन्स में, व्हीट के ग्रेन्स में, राइस में और क्रश फ्रूट जूस में एंड एक्सेट्रा. सो लेट्स मूव ऑन. As we can see here, we will learn about the medical use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections. The source of medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some examples, are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. अब हम देखेंगे कि मेडिकल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. अब जब भी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक देता है, कोई कैप्सूल देता है या कोई इंजेक्शन देता है. अब इन सभी दवाइयों का जो सोर्स है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं. ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रोमाइसिन कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के जो बनती है फंजाई से और बैक्टीरिया से. लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स अबाउट इट. So some more points are, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. अब यहाँ पे बता रखा है जब कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है वो आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए. अब एक बार उसे किल या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के बाद आपकी बॉडी याद रखती है कि फिर से अगर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो कैसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है. सेम जैसा आप कोई क्वेश्चन में करते हो, आप एक क्वेश्चन लेते हो उसे सॉल्व कर लेते हो, है ना, तो वैसा क्वेश्चन आपके पास फिर आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सेम ऐसा होता है जब आपका एक माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है. नेक्स्ट थिंग है, अगर वो माइक्रोब, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर वो माइक्रोब फिर से अंदर आएगा आपकी बॉडी के, तो आपकी बॉडी को पता होगा कि कौन सी एंटीबॉडीज हमने उसको फाइट करने के लिए प्रोड्यूस करनी है. नेक्स्ट थिंग इज सेवरल डिजीजेस. बहुत सारी बीमारियां जैसे कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं. लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अब एक तो था हमारा कि अगर हम डिड डिकेइंग मैटर को अगर डिकम्पोज पिट में डाल दे तो वो मैन्योर के फॉर्म में हो जाएगी और उससे हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं. बट देर इज ऑल्सो वन मोर ऑप्शन. Some bacteria and blue-green algae can fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with
nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly known as biological nitrogen fixer. अब एक बैक्टीरिया होता है, अगर आपको याद होगा, रिजोबियम, आपकी क्लास 7 में भी आपने पढ़ा था। तो वो एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है जो नाइट्रोजन को, अब देखो जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो ये जो बैक्टीरिया उनके रूट्स में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर देते हैं सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो सॉइल एनरिच हो जाता है नाइट्रोजन से। तो प्लांट फिर रूट के फॉर्म में, रूट की मदद से उस नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली एयर से नहीं कर सकता, तो ये बैक्टीरिया उसकी हेल्प करता है कि नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और मतलब नाइट्रोजन बेसिकली सॉइल में चला जाता है और फिर प्लांट उसे यूज कर पाता है। तो रिजोबियम या फिर आप ब्लू ग्रीन एल्गे बोल सकते हैं, ये उसकी हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। इन्हें कॉमनली बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एज वी कैन सी, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया और पार्ट 1 में भी बताया। You often see large amount of dead organic matter in the form of dead and decaying plants and sometimes dead animals. They disappear after some time. The microorganisms decompose dead organic waste and animal converting them into simple substances. अब जो आपने देखा ही होगा, मैंने आपको 2 बार समझा दिया, तो आपको जैसे कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डीकम्पोज कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. अब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर आता है उससे काफी स्मेल भी आती है और वो हार्मफुल भी होता है आपके लिए। तो ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी स्मेल को कवर अप कर लेते हैं, कवर नहीं, हाँ यू कैन से कवर कर लेते हैं और डीकम्पोज कर देते हैं एक तरह से डेड एंड डिकेइंग मैटर को। तो एक तरह से वो एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। अब गाइस नेक्स्ट चीज आती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पार्ट 1 में एक चीज पढ़ी थी, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, वो हमारी हेल्प करते हैं। अब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हार्म कर सकते हैं, हमें डिसीज दे सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज, or these type of organisms are called pathogens. Pathogen enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. अब जैसा कि मैंने बता दिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म बहुत कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। अब जब ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एक बार आ जाते हैं थ्रू आई थिंक एयर या वाटर या फिर फूड जो हम खाते हैं उससे, तो इनको हम कहते हैं पैथोजेंस। अब इसके लिए थोड़े और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। So, disease causing microorganisms in human, microbial disease that can spread from an infected person through air, infected person to a healthy person through air, water, food and physical contact are called communicable diseases. Examples of such diseases are cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. Example, housefly, female Anopheles mosquito. अब जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफर होती है थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिजीजेस आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। इनके एग्जाम्पल हो गए कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब कुछ इंसेक्ट्स भी कैरियर का काम करते हैं इन डिजीज का, जो है हाउस फ्लाई एंड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। How can we control dengue? All mosquitoes breed in water. First, I need to tell you that mosquitoes also act as carrier of the deadly disease called dengue. So how can we control dengue? All mosquitoes breed in water. जो सारे mosquitoes होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere. किसी को भी वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए किसी भी जगह पे, जैसे हो गया कूलर हो गया, टायर में हो गया, फ्लावर पॉट में हो गया,
बाय कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, अगर आप अपनी सराउंडिंग क्लीन रखोगे और सूखी रखोगे, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हम मॉस्किटोज को ब्रीडिंग से रोक सकेंगे, जिससे डेंगू नहीं फैलेगा। अब गाइस दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2। मैं इसे समराइज कर देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा मेडिकल एंड कमर्शियल यूज, हमने पढ़ा कि कमर्शियली कैसे हम यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मेडिकल यूज क्या होता है उसका, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस हमने पढ़ा हाउ कैन वी कंट्रोल डेंगू। एंड here this is the end of part 2 and let me introduce you to the part 3 overview। उसका एक overview मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल्स। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका हमने ह्यूमंस में देख लिया, अब हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड हैप्पी लर्निंग।